श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ आज एक बेहद खास विषय पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप हैं सीएसपी मकरोनिया नीलम चौधरी मैडम, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद निषाद जी, आपका मैं बहुत आभारी हूं। आपने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया है। श्रोताओं हम बता दें कि महिला सुरक्षा के साथ साथ साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा एक बढ़ता हुआ अपराध हो गया है और एमपी पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से अभी से लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है जिसे सेफ क्लिक प्रोग्राम या अभियान के नाम से जानते हैं। तो आज हम विस्तार से इस अभियान के बारे में बातचीत करेंगे और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे मैडम, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, तो साइबर फ्रॉड क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? निषाद जी, वर्तमान में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यह सेफ क्लिक अभियान चलाया जा रहा है। सेफ क्लिक अभियान बढ़ते हुए जो साइबर अपराध है इनकी रोकथाम के लिए है। साइबर अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें मोबाइल, इंटरनेट या फिर कंप्यूटर का उपयोग करके अगर किसी प्रकार के अपराध किए जाते हैं तो इसको साइबर अपराध कहते हैं। इसमें व्यक्ति इंपर्सोनेट करता है बेसिकली, जिसमें अपनी पहचान छुपा के लोग विभिन्न तरीके से लोगों को ठगते हैं। इसमें जालसाजी करके या तो पैसों की ठगी की जाती है या फिर अन्य प्रकार की भी ठगी की जाती है। इसमें मुख्य रूप से इसमें कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करके ये अपराध किया जाता है। हम जानना चाहेंगे कि ये अपराध कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इस अपराध के अंतर्गत शामिल है? वर्तमान में बहुत सारे टाइप के मॉडस ऑपरेंडी अपनाई जा रही है इन अपराधों को करने के लिए। स्पेशली जिसमें अभी सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है वो है डिजिटल अरेस्ट का। मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगी कि डिजिटल अरेस्ट किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी लॉ में नहीं है कि कोई भी पुलिस या फिर कोई भी सरकारी व्यक्ति है वो आपको डिजिटली अरेस्ट कर सकता है, आपसे इंटेरोगेट कर सकता है या फिर आपको ऐसे बंदी बना के आपको मजबूर कर सकता है कि आप किसी प्रकार की राशि उसके अकाउंट में या फिर किसी भी जो कोई भी खाता है या किसी को प्रोवाइड करें। या इस तरीके का किसी भी लॉ में कोई भी प्रावधान नहीं है। तो वर्तमान में ऐसे बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि कॉल आते हैं, वीडियो कॉल आते हैं या फिर सीधे कॉल आते हैं कि आपका नंबर है वो सस्पेक्टेड एक्टिविटीज में रखा गया है और इसके बाद फिर इसको आपको अगर इसमें से अपना नाम हटवाना है या फिर इसमें आगे कार्यवाही नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको इसमें सर्टेन अमाउंट है वो आपको हमें पे करनी पड़ेगी, तो आपका हम सेटलमेंट कर देंगे। तो इस तरीके की कोई भी अगर फ्रॉड रहता है, अगर कोई भी इस तरीके का किसी को भी कॉल आए तो यह एक डिजिटल अरेस्ट हो सकता है। जी, डिजिटल अरेस्ट की बात आपने की मैम, और ये बहुत चर्चित भी है आजकल और इसको लेकर के सरकार द्वारा बहुत जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसमें हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर जो व्यक्ति पीड़ित है उसकी मानसिकता या मनोदशा क्या होती है कि वो सामने वाले व्यक्ति के झांसे में आ जाता है। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट दूर से कोई व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है, आपको उसके झांसे में आने की या उसकी बात में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आखिर ये डर, ये खौफ उसके अंदर कैसे पैदा हो जाता है और उसके बात में आ जाता है वो व्यक्ति? डिजिटल अरेस्ट में बेसिकली देखते हैं, हम लोग जब देख रहे हैं जैसे केस आते हैं, इसमें जो भी फ्रॉडस्टर रहते हैं जो वो कॉल करते हैं तो सबसे पहले तो वो एक सेटअप ऐसा बना के रखते हैं कि एक पुलिस थाने का सेटअप बना के रखते हैं बैकग्राउंड उसका। इसके बाद फिर वो लोग यूनिफॉर्म में रहते हैं। इसके बाद फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे फॉर्ज कर लेते हैं कि देखिए इसमें आपके बेटे का नाम है, एफआईआर का जो नकली कॉपी रहती है, ये सारी चीजों की कॉपी बना के उनमें इतना डर भर देते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी या फिर उनके समान आपने काम नहीं किया तो इसमें आपके खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो जो मासूम लोग रहते हैं जिनको ज्ञान नहीं है इस चीज का, लॉ का, तो वो इसमें आसानी से फंस जाते हैं। जी, ऐसा माहौल बना करके ये प्रदर्शित किया जाता है कि वाकई आपको अरेस्ट किया जा रहा है और कुछ जानकारी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो फोर्ज कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं ताकि आपको उनकी सत्यता के ऊपर विश्वास हो जाए। जी, बिल्कुल। मैडम, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज को बताया और निश्चित रूप से हमारे श्रोता इसे जान करके जागरूक होंगे। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे और हम बात करना चाहेंगे बैंक के माध्यम से जो फ्रॉड होते हैं, खासकर आपका पैसा निकाल लिया गया या आपसे ओटीपी पूछ लिया गया, तो ये फ्रॉड क्या है और इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? बैंक से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं वो है ओटीपी फ्रॉड्स। किसी भी तरीके की कोई भी लिंक फॉरवर्ड कर दी जाती है, इसके बाद फिर इस लिंक के माध्यम से आपको बोला जाता है इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको कुछ इनाम हाथ में लगा है या फिर आपको कुछ लकी ड्रॉ लगा है, नहीं है तो फिर कुछ गूगल फॉर्म्स भरने के लिए उसमें फॉर्म्स आ जाते हैं। इसके थ्रू आपसे फ्रॉड किया जाता है। इसमें ये ओटीपी फ्रॉड का मेनली एक मॉडस ऑपरेंडी है। कुल मिलाकर के इसमें बचने के लिए जो हम कर सकते हैं कि ओटीपी, चूंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो पूरी तरीके से कई लेयर की सिक्योरिटी के साथ होता है और उसमें ओटीपी एक मुख्य आधार होता है। अगर ओटीपी किसी से शेयर न किया जाए
तो आप बैंकिंग या इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग जब भी कहीं पे भी ये साइबर अवेयरनेस की कैंपेनिंग करते हैं तो हम लोग हमेशा ये बताते हैं कि आप लोग हमेशा 2 वे ऑथेंटिकेशन अपना स्टार्ट करें अपने फोन पे। सिर्फ ओटीपी के माध्यम से ही नहीं, आपका बायोमेट्रिक, आजकल सभी फोनों में बायोमेट्रिक्स रहते हैं, तो उसके थ्रू अपने फोन को ऑथेंटिकेट करें अपने, अगर आप लोग ई बैंकिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं। सेकेंडरी चीज, अगर आपके पास किसी भी टाइप की अननोन सोर्स की लिंक आती है तो अननोन सोर्स की लिंक को आपको कभी क्लिक नहीं करना है। किसी भी टाइप की आपके पास कोई भी एपीके फाइल आ रही है तो उसको क्लिक नहीं करने के लिए हम लोग बोलते हैं। इसके साथ साथ जैसे जो लॉटरी है या फिर किसी भी तरीके का कोई इनाम हाथ में लगा है, इस तरीके के कॉल्स आते हैं, केबीसी के फ्रॉड्स होते हैं, तो ये भी हम लोग मना करते हैं कि कोई भी अनजान लिंक है उसको क्लिक ना करें। इसके बाद फिर HTTPS प्रोटोकॉल होता है जो हर एक वेबसाइट का होता है, उसको एक बार प्रॉपर आप उसकी लिंक देख लें। कई बार रहता है उसमें एक शब्द मिसिंग रहता है और एक हाइपर लिंक वो जनरेट कर देते हैं जो फ्रॉडस्टर्स रहते हैं, और फिर उस पर क्लिक करते हैं तो एक नकली लिंक या फिर जो हमारे फ्रॉडस्टर रहते हैं उनके द्वारा बनाया गया जो जाल रहता है उसमें फंस जाते हैं। जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने कि आपको HTTPS करके जो लिंक रहता है उसको वेरीफाई कर लेने की आवश्यकता है कि वो सही है या नहीं है। कई बार उसमें सिक्योरिटी S या लॉक का निशान रहता है, वो निशान जिसमें रहता है वो सही माना जाता है, ऐसा भी होता है। मैडम, एक चीज और जानना चाहेंगे हम, डिजिटल अरेस्ट के साथ साथ वीडियो कॉल से रिलेटेड भी कई तरह के फ्रॉड होते हैं। वीडियो कॉल कर दिया जाता है, फिर आपका वीडियो बना लिया जाता है और उस वीडियो के माध्यम से आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। इसके बारे में जागरूकता के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? इस टाइप के फ्रॉड्स, किसी भी व्यक्ति को अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ जाता है और सडनली कोई भी व्यक्ति उसको उठा लेता है तो एक प्री रिकॉर्डेड क्लिप्स चलने लगती हैं उसमें कॉल में, और फिर वो कॉल रिकॉर्ड कर ली जाती है। इस कॉल को फिर यूट्यूब पे डालने की और जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जैसे फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है और अन्य जो प्लेटफॉर्म्स है, इस पे डालने के लिए लोगों को धमकी दी जाती है। आपके परिचितों को भी भेज सकते हैं, ऐसी धमकी दी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके की धमकी दी जाती है और साथ में इनको कंटिन्यू फिर फोन पे फोन किया जाएंगे, उसके बाद मैसेजेस किए जाएंगे कि आप पैसे मुझे फॉरवर्ड कीजिए, नहीं तो मैं 95% इसको अपलोड कर चुका हूं, मैं आपके बस ऑथेंटिकेशन की बारी है। तो इस तरीके के जो अननोन वीडियो कॉल्स रहते हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि इस तरीके के वीडियो कॉल्स को ना उठाएं। अनजान नंबर से अगर वीडियो कॉल्स आते हैं तो उसको ना उठाएं, ये मैडम की तरफ से सलाह है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि किसी ने फोन उठा लिया है, वीडियो कॉल अटेंड कर लिया है और उसका इस तरह का वीडियो बन गया है, उस केस में वो क्या कर सकता है? उसको पैसे ट्रांसफर तो कतई नहीं करने चाहिए, और नहीं करेगा तो फिर फ्रॉडस्टर जो है, जालसाज जो है, वो कुछ कर तो नहीं पाएंगे। अगर आप कोई भी इस टाइप का अगर कंटेंट भी डालते हैं तो पहली चीज, पोर्नोग्राफी इंडिया में बैन है, तो ये सुमेटिवली वो लोग अगर इस टाइप का कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो खुद भी एक तरीके से क्राइम कर ही रहे हैं। चूंकि एक पहला क्राइम तो वो कर ही रहे थे, सेकेंडली अगर ये करेंगे तो वो इजीली पकड़ में भी आ जाएंगे क्योंकि इससे लिंक मिल जाती है। सेकेंडरी चीज, अगर कोई किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो गया है तो इसके डिफरेंट हमारे पास सोर्स हैं, आप हमारे पास आइए, हमें कंप्लेन दीजिए, हम इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। जी, पुलिस के द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मैडम, आगे बढ़ना चाहेंगे, आपने एपीके फाइल की बात की और अननोन लिंक्स, अनजान लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है। कई बार वेडिंग कार्ड के नाम पे कुछ लिंक आपको फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, उससे भी फ्रॉड होने का खतरा रहता है, जोखिम बना रहता है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? वेडिंग कार्ड के अलावा कई ऐसे लिंक भेजे जाते हैं, फॉरवर्ड किए जाते हैं, आपने इतना इनाम जीत लिया है, लॉटरी लग गई है आपकी, ये कार्ड है, इसको ओपन करिए, तो कायदे से इसको ओपन ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इसको ओपन नहीं करना चाहिए। निशाद जी, आप बहुत अच्छे विषय के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे वर्तमान में शादियों का सीजन रहता है तो वेडिंग कार्ड्स होते हैं या फिर केबीसी चलता है, तो केबीसी के प्रति लोगों में बहुत दीवानगी रहती है कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर लें या फिर इस तरीके से कोई इनाम जीत जाएं। तो इस तरीके की कोई भी लिंक आती है या फिर आपको कूपन, वर्तमान में जैसे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इसके कूपन कोड्स आते हैं, तो अगर वो कोई एपीके फाइल है तो इस तरीके की अनजान एपीके फाइल हमें इसमें क्लिक नहीं करना है, हम इसमें बिल्कुल फ्रॉड में फंस सकते हैं। एपीके ये शब्द वहां पे दर्ज होता है, लिखा रहता है, तो आप देखकर ही जान सकते हैं कि ये फ्रॉड हो सकता है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत बातचीत होती है और आप लोगों के द्वारा निश्चित रूप से बहुत सतर्कता भी बरती जाती है, लेकिन साइबर में भी महिला को लेकर के महिला केंद्रित अपराध भी बहुत बार होते हैं। वुमेन सेंट्रिक जो क्राइम होते हैं वो होते हैं। कई बार उनके फोटो लेकर के दूसरे तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, डीपी उनके लगा दी जाती है, तो ये किस तरह की क्राइम होती है और इससे महिलाओं को बचाने के लिए आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? इस टाइप के काफी क्राइम्स हम देख रहे हैं। जैसे कई बार रहता है महिलाओं की डीपी लगा के लोग बात करने लगते हैं या फिर अननोन जो लोग रहते हैं वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ अपनी प्रोफाइल अच्छी बता के कि मैं किसी जगह पे ऑफिसर हूं या फिर मैं कुछ
कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो इस तरीके से उनसे दोस्ती बढ़ा के इनसे बात करके इसके बाद फिर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की जाती है महिलाओं को। तो इसमें मैं हमेशा सबसे महिलाओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में आप सबको अपनी डीपी पब्लिक ना करें, अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है इसको प्राइवेट रखें, और साथ में जो कुछ फोटोज हैं इसको आप सिक्योरिटी लगा के रखें। बेशक आप सोशल मीडिया का उपयोग करें, लेकिन इसको थोड़ा सा आप अपनी समझदारी से उपयोग करें और इसको एंजॉय करें अपना। निश्चित रूप से सोशल मीडिया को एंजॉय करें, लेकिन कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसका भी पालन करना बहुत जरूरी है, ताकि उसका कोई स्क्रीनशॉट या डाउनलोड ना करने पाए। इसलिए सिक्योरिटी फीचर जो है उसको आप एक्टिवेट कर लें। मैडम का ऐसा कहना है। मैडम, अब तक हमने बहुत सारे अपराध के बारे में जो साइबर फ्रॉड के अंतर्गत हो सकते हैं उसके बारे में बात करी। अब हम बात करना चाहेंगे क्योर क्या हो सकता है, इसका इलाज क्या हो सकता है, इसमें रोकथाम क्या हो सकती है, और साइबर फ्रॉड के लिए साइबर लॉज क्या क्या हैं। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए हम लोग लगातार बहुत सारे कैंपेन कर रहे हैं, जैसे कि सेफ क्लिक इसमें से एक कैंपेन है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के साथ, महिला है चाहे पुरुष हो, इनके साथ किसी भी प्रकार का अगर साइबर फ्रॉड हुआ है तो साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए आप दोनों तरीके से इसमें एक्टिव हो सकते हैं। चूंकि ऑफलाइन भी आप अपना आवेदन दे सकते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से अपना आवेदन दे सकते हैं, अपने कंट्रोल रूम में दे सकते हैं, या फिर आप हर जिले में एक साइबर सेल बनाया गया है, आप वहां पे अपना आवेदन दे सकते हैं। वह नहीं है तो फिर सारी जगह पे, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में डायल 100 से साइबर सिक्योरिटी जो हेल्पलाइन है 1930, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो हमेशा 1930 नाम की जो हेल्पलाइन है इसको हमेशा याद रखें। आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो तत्काल आप 1930 या फिर 100 पे कॉल करें, आपको तुरंत सहायता दी जाएगी। इसके साथ साथ www.cyber.gov.in करके एक वेबसाइट है, इसमें आप तत्काल अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आखिर में आपसे ये समझना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी महिला के खिलाफ कोई अपराध हुआ है और महिला अपनी पहचान गुप्त भी रखना चाहती है और कंप्लेंट भी करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में महिला के पास क्या विकल्प है? बिल्कुल इसका प्रावधान है। अगर महिला अपनी शिकायत में अपना नाम या फिर उसको अपनी पहचान है इसको गुप्त रखना चाहती है तो उसको गुप्त रखा जाएगा। इसको एनोनिमस कंप्लेंट के नाम पे लिया जाता है और एनोनिमसली इसमें कार्रवाई की जाएगी, जिसमें महिला की जो पहचान है इसको बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। तमाम उपाय हैं सुरक्षा के और पुलिस भी मुस्तैद है। तमाम जो डायल 100 के नंबर हैं और 1930 आपने टोल फ्री नंबर बताया, ये भी एक कंट्रोल रूम है, साइबर थाना है, और सेफ क्लिक अभियान भी इसीलिए चलाया जा रहा है। तो साइबर फ्रॉड क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, आम आदमी कैसे जागरूक रह सकता है और साइबर फ्रॉड का मुकाबला कर सकता है। मैडम, बहुत विस्तार से आपने इसके बारे में हमें जानकारी दी, हमारे श्रोताओं को जागरूक किया। सीएसपी मकरोनिया नीलम चौधरी मैडम, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशाद जी।